दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार। सन 1192 तराइन का मैदान जो हरियाणा में है, मुअज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद बिन सैम और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए तराइन के मैदान में आ चुका है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, किसी के लिए धर्म युद्ध था तो किसी के लिए धूर्त युद्ध था। इतिहास के पन्नों में दबी हुई क्षुद्रता, धूर्तता आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद गौरी ने कैसे छल से, कपट से, धूर्तता से पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में शिकस्त दी। चलिए शुरू करते हैं। कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो वो भाला जो था वो तराइन के पहले युद्ध में जो है इतना तेज फेंकना चाहिए था कि वो पिछवाड़े में घुस जाता शत्रु के, और शत्रु वहीं ढेर हो जाता। तराइन के मैदान में सरस्वती नदी रहती है। सरस्वती नदी के उस तरफ पश्चिम में मोहम्मद गौरी रहता है, और हमारे चौहान साहब की सेना जो है वहाँ आ चुकी है तराइन के युद्ध में, और लड़ाई होने को है। अब लड़ाई से 1 या 2 दिन पहले की जो कूटनीतिक जो चाल है, जो गौरी का है कैरेक्टर, उस पे डिस्कशन करने की अभी ज़रूरत है। अब आप ये समझिए, गौरी बस जीतना चाहता था। गौरी को हिंदुस्तान चाहिए था, कैसे भी चाहिए था, साम दाम दंड भेद से उसको नॉर्थ इंडिया गौरी को चाहिए था। गौरी के कोई वैल्यू इथिक्स जो है, या जो इस्लामिक सभ्यता थी उसके वैल्यू इथिक्स लड़ाई के लिए नहीं थे। उनका बस वैल्यू इथिक्स यही था कि युद्ध को जीतना है। लेकिन जो चौहान लोग थे, राजपूत लोग थे, भारत में उस समय जो भारत की भूभाग है वहाँ पे कुछ नियम हुआ करते थे। अगर हम महाभारत का भी युद्ध देखें तो केवल जब सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक यही युद्ध हुआ करता था। रात्रि में जो है कौरव पांडव बैठ के भोजन भी करते थे, साथ में एक साथ में खाना खाते थे, ऐसा जिक्र है। तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी, राजपूतों की सेना, उनके वैल्यू इथिक्स थे कि अंधेरे में जो है लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर शत्रु ने हथियार डाल दिए और वो भाग रहा है मैदान से तो उसको पीछा करके नहीं मारना है। इन्हीं वैल्यू एथिक्स की वजह से बहुत बड़ा हार का जो कारण था यही था साहब। अब युद्ध से पहले, युद्ध से लगभग 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले लेते हैं साहब, युद्ध से 2 दिन पहले एक पत्र भेजता है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कि अगर तुम इस्लामिक राष्ट्र, अपने आप को इस्लाम धर्म मान लो, इस्लामिक राष्ट्र अपना लो और तुम हमारे गुलाम बन जाओ तो हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब चौहान सो चौहान, हम तुम्हें हरा चुके हैं साले, तुम हमारे पास में इस तरीके की बातें लेके आ रहे हो। तो चौहान साहब ने बोल दिया कि भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी जो है इस बार बोटी बोटी हम नोच लेंगे। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को जब ये पता चलता है कि चौहान नहीं मान रहा है तो फिर उसने एक कूटनीतिक चाल चली, क्योंकि वो भी डरा हुआ था ना। जो पहला युद्ध उसने लड़ा था उसमें वो भागा था। तो पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी का कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। वो डरा हुआ था राजपूत से कि कहीं ना कहीं हार ना जाए, लेकिन वो जीतना चाहता था। अच्छा, जो राजपूतों की सेना है वो 3 लाख के लगभग है, आप ये समझिए, और ये खाली 1 लाख की सेना है। लेकिन गौरी पूरी तैयारी से आया था, और पृथ्वीराज चौहान बहुत आत्मविश्वास में थे। तो अति विश्वास और अति आत्मविश्वास भी घातक होता है, वो भी ये कहानी हमसे कहती है। अब मोहम्मद गौरी ने एक दूसरा पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा कि मैं तो देखो एक कमांडर मात्र हूँ यहाँ पे, अपने भाई का, गयासुद्दीन का, तो मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं उनकी परमिशन ले लेता हूँ, कुछ दिन रुक जाइए, उनकी अगर परमिशन होगी तो हम युद्ध लड़ेंगे, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। जब ये पत्र पृथ्वीराज चौहान को मिलता है और उनकी सेना को पता चलता है तो वो लोग बेफिक्रे हो जाते हैं साहब, और यही इतिहास की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान और उनके सैनिक जो है पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं कि अब युद्ध क्या होगा भाई, वो इतनी दूर तक जाएगा अफगानिस्तान, फिर वापस आएगा, 10-15 दिन तो लगने ही लगने हैं, तब जाके युद्ध होगा। तो ये लोग एकदम चिल मार रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे। तो हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसमें जश्न बन गया कि भाई दुश्मन हमसे डर गया, वो हमसे लड़ना नहीं चाहता है। इस तरीके का माहौल बन गया। एक बात और समझिए कि जो मोहम्मद गौरी की सेना थी वो सेंट्रलाइज थी, सारा पावर मोहम्मद गौरी के पास में था। और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसमें टुकड़ियां थी सामंतों की, उन सामंतों के पास में सैनिक थे, तो कोई बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी उसमें। तो जब वो बेफिक्रे हो गए तो रात में उनकी सावधानी कम हो जाती है, तो वो रात में जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और फिर वो देर रात में सोते हैं। अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने एक चाल चली। मोहम्मद गौरी ने अपनी जो सेना थी उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, और उसने एक पार्ट जिसमें लगभग
10-12 हजार लिखा हुआ है, तो आप मान लीजिए लगभग 15 हजार सैनिक को, घुड़सवारों को उसने वहीं रोक दिया कि तुम्हें आखिर में युद्ध में लड़ना है। बाकी की वो टुकड़ियों को लेके गया और चारों जो मेन रास्ता था उससे लेके नहीं गया, अदर जंगलों के रास्तों से जो है वो लेके गया और पृथ्वीराज चौहान के पूरे कैंप को घेर लिया। तो मोहम्मद गौरी ने किया क्या था, उसने कैंप फायर लगा रखी थी। उसने अपने जो भी शिविर थे सारे शिविर के बाहर आग जला रखी थी। तो उस आग से चौहानों को ये लग रहा था कि दुश्मन वहीं है, दुश्मन हमला नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद गौरी हिंदुओं की युद्ध नीति की नज़र से तो धूर्त था। मोहम्मद गौरी ने आके पूरा चौहानों को घेर लिया। अब ये एकदम जो सुबह की पौ फटती, उसी समय पौ फटने से पहले ही गौरी की सेना वहां आ जाती है और तीर छोड़ने लगती है। कहीं कहीं पे लिखा है कि वो अंदर घुस आते हैं, बहुत मार काट करते हैं, एकदम स्लॉटर हाउस टाइप का बना देते हैं। तो वहाँ भय फैल जाता है, एकदम आतंक फैल जाता है। तो जैसे तैसे करके पृथ्वीराज चौहान जो है सेना संभालते हैं, सेनापति लोग सेना संभालते हैं और काउंटर अटैक किया जाता है और कैसे भी करके सेना को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, एक बात और बता दें, कहीं कहीं पे ये भी जिक्र है कि कुछ लोगों को गौरी ने पैसे से खरीद रखा था जो पृथ्वीराज चौहान के ही थे, और उन लोगों ने हाथियों को कुछ खिला दिया था जिससे हाथी पागल हो गए थे और हाथी ने अपने ही सेना के लोगों को कुचलना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। अब जो पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी की 4 टुकड़ी की सेनाएं हैं वो आपस में लड़ रही हैं साथ। गौरी की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि घुड़सवार तीर चलाएं और वापस पीछे भागें। तो अब उनको पकड़ने के लिए चौहान पीछे पीछे भागते थे। तो जब चौहान पीछे पीछे भागे, ये दोपहर तक चलता रहा साहब। तो दोपहर तक जब ये चलता रहा, एक तो भुनसारे पे ही जो एकदम सुबह के टाइम पे मारकाट हो गई थी, उससे बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके थे। प्रॉपर खाने का टाइम नहीं मिला था, घोड़े भी प्रॉपर अच्छे तरीके से खाए हुए नहीं थे। मतलब जो रणनीति है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई चौहानों की। ठीक है, अब जब दोपहर का समय आता है तो मोहम्मद गौरी ने फिर एक चाल चली। अब आप समझिए कि अगर आप युद्ध में पूरी तैयारी से जाते हैं, अगर आप किसी भी युद्ध को लड़ते हैं, अगर आपकी पूरी तैयारी है तो वो आप जीत जाएंगे। और आप ऐसे ही चले जाइए, आपके पास कितनी भी शक्ति हो, आपको मुश्किल पड़ जाएगी साहब। स्किल से ज़्यादा स्ट्रेटजीज मैटर करती हैं। ये कहानी हमें अब ये भी बता रही है। अब दोपहर का समय होता है, उस समय मोहम्मद गौरी एक और चाल चलता है। वो अपनी सारी सेना को बोलता है कि चलो बस लौट चलो और इन्हें ये लगने दो कि हम हार के भाग रहे हैं। तो जो चौहान होते हैं वो पीछे पीछे उनका पीछा करते हैं कि जो हार के भाग रहे हैं उनको सालों को पकड़ के मारो इस बार। तो वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, फिर वो अपनी सीमा के जब बाहर क्रॉस कर जाते हैं फिर वो नहीं जाते हैं। तो चौहानों का ये नियम था कि जो भागता हुआ शत्रु है उस पर वार नहीं करना है। लेकिन चौहान इस समय तक, जब ये दोपहर के 1-2 बज चुके हैं, चौहान बहुत थक चुके थे, घायल भी थे, थक भी चुके थे। चौहान साहब भी थे, पृथ्वीराज चौहान साहब वहाँ। अब मोहम्मद गौरी ने जो एक रिजर्व टुकड़ी कर रखी थी उसकी बारी आती है साहब। अब वो रिजर्व टुकड़ी आती है 10-12 हजार की, 15 हजार की। वो फ्रेश थे एकदम, वो लड़ने के लिए आते हैं। अब इसका सामना करने के लिए चौहानों में जान नहीं बची थी, चौहानों के जो घोड़े थे उनमें भी जान नहीं बची थी। और इस तरीके से जो गौरी की सेना है वो पूरी तरीके से हावी हो जाती है। अच्छा, जो दोनों सेनाओं की स्ट्रेंथ है उस पर भी डिस्कशन करें। जो मोहम्मद गौरी की स्ट्रेंथ थी, गौरी अपनी स्ट्रेंथ लेके आया था घुड़सवार जो तीर चलाते हो, जिनके जो आर्मर हैं, जो कवच हैं वो हल्के हों जिससे कि घोड़ा स्पीड में दौड़ सके। और जो पृथ्वीराज चौहान साहब थे उनके कवच बहुत भारी भारी हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे। तो उनकी जो एक्चुअल जो पोटेंशियल था भागने का वो कम हो गया था। ये भी गौरी की बहुत बड़ी रणनीति थी कि हमारे घोड़े तेज दौड़े हैं। और फिर जो लास्ट में जो बची हुई टुकड़ी है ना, वो प्रॉपर तरीके से वॉर लड़े हैं। अब उसका चौहानों के पास में कोई भी तोड़ नहीं था साहब। और वहीं सरस्वती नदी के पास में घोर महासंग्राम होता है, मार काट मचता है। 1 लाख सैनिक के ऊपर जो है वो मर जाते हैं। बाद में जब सेना पूरी तरीके से तितर बितर हो जाती है तो पृथ्वीराज चौहान साहब बोलते हैं कि वो अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ से सरस्वती नदी की तरफ उनको घेरा गया, फिर उनको पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया। तो साहब, तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो हमें ये बताता है कि मोहम्मद गौरी अपने आप का एक अलबेला इंसान था। वो एक बहुत पावरफुल इंसान था। वो जो सोच लेता था उसको वो करके ही मानता था। वो हाईली डिसिप्लिन था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेरहम था
और वो भारतीय इथिक्स को न मानने वाला, वो किसी भी सूरत हाल में बस युद्ध को जीतना चाहता था। मोहम्मद गौरी ऐसा था। और हमारे चौहान वो महान थे, यशस्वी थे, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोरेंट हो चुके थे और कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में वो अपने आप को लूज कर चुके थे। और कहीं ना कहीं 1191 और 1192 के बीच में जो लापरवाही हुई है पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, वो एक खामियाजा उत्तर भारत ने भुगता, जिसकी वजह से मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पे जो राज कर लिया। एक जो दोहा आता है कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो वो भाला जो था वो तराइन के पहले युद्ध में जो है इतना तेज फेंकना चाहिए था कि वो पिछवाड़े में घुस जाता शत्रु के, और शत्रु वहीं ढेर हो जाता। तो ये स्ट्रेटजिक जो है वो चूक हुई है। इसके बाद में बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो जब आता है, लिखा गया 400 साल के बाद में, वो पृथ्वीराज रासो में ही शब्द भेदी बाण के बारे में लिखा हुआ है कि गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। लेकिन इस बात में संशय लगती है। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि सरस्वती नदी के पास में वहीं पृथ्वीराज चौहान को जो है गौरी की सेना ने पकड़ लिया था और वहीं उनको मार दिया गया था। अगर आपको ये तराइन की लड़ाई अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसे ही टू द पॉइंट किसी और कहानी में हम फिर मिलते हैं।